नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूसीएल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वर के बारे में और स्वर का आगे बात करेंगे। हमने पढ़ा था स्वर। तो दोस्तों, स्वर की परिभाषा क्या थी ये हमने पढ़ लिया था। हिंदी में जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं ये भी हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, वो होते हैं 11। इसके बाद हमने पढ़ा मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। दोस्तों, इससे आगे हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, और फिर हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में हमने जो सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा था वो पढ़ा था उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये हमने कल बात कर ली थी। इस बात को कंटिन्यू करते हुए आगे हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों, इसमें क्या था कि जैसे ही हम जो हमारे कुल, देखो दोस्तों, कुल स्वर कितने हैं हिंदी में? कुल स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11। इन 11 स्वरों का जैसे ही हम उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हमारी होठ की जो आकृति होती है, होठ की जो आकृति है वह आकृति कैसी होगी, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। और इस वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि 11 स्वर है, उनमें से कुछ एक स्वर ऐसे होते हैं जैसे ही हमने उच्चारण किया तो होठ की जो आकृति होती है वो हो जाती है गोल। होठ की आकृति क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी। और कुछ एक स्वर ऐसे होते हैं जिनका हमने उच्चारण किया तो होठ की आकृति क्या हो गई? ए गोल हो गई। इस आधार पर हमने इस ओष्ठ आकृति के आधार पर या होठ की जो आकृति थी इसके आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया वो हमने किया दो प्रकार से। पहला प्रकार था गोल या दूसरा था अगोल। अब जैसे ही होठों की आकृति हमारी गोल हो गई तो कैसी हो जाएगी? वृत्त के समान। और वृत्त के समान हुई, इसीलिए इसे वृत्ताकार भी कहा जाता है। और जैसे हमने जो होठों की आकृति गोल नहीं हुई या वृत्त के समान नहीं हुई, और दूसरा प्रकार का नाम क्या दे दिया था? अवृत्ताकार। ये दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं आगे, सुनो भाई। पहला था गोल या अवृत्ताकार, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार जो था वो था अगोल। अगोल या अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे गोल या, सॉरी भाई, यहां पे आएगा वृत्ताकार। गोल या वृत्ताकार। सबसे पहले बात करें कि गोल स्वर या वृत्ताकार स्वर होते कितने हैं। ये दोस्तों स्वर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें। जैसे हमने बताया भी, हमारे हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो है, निम्न है। पहला है ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। जैसे दोस्तों, सबसे पहले मैंने उच्चारण किया ए का, मैंने बोला ए, इसमें कहता है होठ गोल नहीं होते। बोला फिर आ, इसमें भी होठ गोल नहीं होते। अब देखो, जो हमारे 4 जो एक स्वर हैं, पहले तो है ऊ,
दूसरा है उ। उसके बाद दो स्वर हैं, एक है ओ और एक है औ। इन चारों का जैसे उच्चारण किया तो जो होठ थे, इन होठों की आकृति जो थी वो आकृति क्या हो गई, गोल हो गई। जो ये चार जो स्वर थे इनको उच्चारण किया, होठों की आकृति गोल हो गई, इसीलिए इनको नाम दिया गया था गोल स्वर या वृत्ताकार स्वर। तो हिंदी में वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सुनो। पहला होता है उ और उ, ओ और औ, ये चार स्वर होते हैं। अब सुनो पीछे बात करें, ये देखो गोल कितने होते हैं, चार। कौन कौन सा हमने पढ़ा भी, उ, ओ और औ, ये चार होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि इनका जैसे ही हमने उच्चारण किया तो होठ की आकृति कैसी हो गई थी, गोल। तो सीधा लिखो होठ की आकृति, होठ की आकृति गोल होना, गोल होना। कब होगी गोल, जैसे ही हम इनका उच्चारण करेंगे। तो इनका उच्चारण किया तो होठों की आकृति कैसी हो गई थी, गोल हो गई। तो गोल या वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। अब सुनिए दूसरा, दूसरा जो प्रकार था वो था अगोल या अवृत्ताकार। देखो अब क्या हुआ, जो ये 11 स्वर थे, इन 11 में पहला उ, औ, ओ और औ, इन चारों को छोड़कर जितने भी ये स्वर बच गए, अब कितने बच गए, 1 2 3 4 और 3 7, ये टोटल जो 7 स्वर हैं जो बचे हुए हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, अगोल या अवृत्ताकार स्वर होते हैं। होते क्यों हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही इन सातों का हमने उच्चारण किया, उच्चारण करते ही होठों की आकृति गोल नहीं होती, अर्थात जैसे ही इनका उच्चारण किया होठ जो हैं थोड़े बिछे हुए से, बिखरे हुए से दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें अवृत्ताकार या अगोल स्वर कहते हैं। तो ये बाकी बच गए कितने, 7। ये कौन से होते हैं, अगोल। अगोल स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से होता है, पहला होता है ए, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा उ, छठा, पांचवा उ, सॉरी भाई उ होता है, इसमें होता है री, उसके बाद होता है ए और आई। ये सारे के सारे 7 जो हैं सारे के क्या है, अगोल या अवृत्ताकार होते हैं। क्यों होते हैं ये सुनो, क्योंकि इनका जैसे ही हमने क्या किया, उच्चारण, उच्चारण करने पर जो होठों की आकृति होती है, होठों की आकृति, होठों की आकृति कभी भी गोल नहीं होती, होठों की आकृति जो गोल नहीं होती, इसीलिए इन्हें अवृत्ताकार या अगोल स्वर कहते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा प्रकार था ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है उसकी बात करें। तीसरा वर्गीकरण आता है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। सुनो दोस्तों, पहले हमने उच्चारण अवधि या उच्चारण में जितना समय लगा उसके आधार पर बात की, दूसरा जो तो बात की ओष्ठ आकृति के आधार पर, और तीसरा जो प्रकार आता है स्वरों का वो आता है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसका मतलब होगा जिससे ही इन 11 स्वरों का, कितने 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जीभ की स्थिति, जीभ की स्थिति कैसे रहेगी, इस आधार पर क्या हुआ था, इसका वर्गीकरण कर दिया गया था। जैसे मानो ये क्या है, हमारे मुख की जीवा है, इस जीवा को क्या हुआ कि जो हमारे 11 स्वर थे, इन 11 स्वरों का जैसे उच्चारण किया तो जीवा का कौन सा भाग, अगला भाग उठ रहा है या मध्य का भाग उठ रहा है या पिछला भाग उठ रहा है,
इस आधार पर जो जीवा का जो कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया गया था, 3 भागों में बांटा। पहली बात, जो पहला भाग था कौन सा, जीवा का पहला भाग, जो जीवा का पहला भाग था इसे बोल दिया अग्रभाग। जो जीवा का मध्य भाग था, बीच का भाग था, इसे बोला मध्य भाग। और जो जीवा का पिछला भाग था इसे बोल दिया था पश्च भाग, पश्च भाग। तो जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वर थे उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से कर दिया गया था। पहला अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब बात करें होते कौन कौन से हैं। पहला था ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ और औ। ये जो 11 स्वर हैं दोस्तों, जैसे ही इन 11 स्वरों का हमने उच्चारण किया, जैसे उच्चारण किया, जैसे मान लो मैंने किया ए का उच्चारण किया, तो जीवा का जो अगला भाग है, सॉरी मध्य भाग, जीवा का जो मध्य भाग है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा, तो इसीलिए ए को किसमें भाग में रखा, मध्य भाग में रख दिया गया था। उसके बाद दूसरा मैंने बोला आ, जैसे ही आ स्वर का उच्चारण किया था तो जीवा का पिछला भाग थोड़ा सा उठता है, इसीलिए इसको किसमें रखा था, पश्च भाग में। तो पश्च भाग में कौन सा आ गया। इसके बाद इसका उच्चारण करो ई, जैसे ही मैंने ई का उच्चारण किया था तो जीवा का अगला भाग थोड़ा सा उठता है, इसीलिए इन दोनों को किसमें रख दिया गया था, अग्रभाग में। ये भी अग्रभाग में हो गया, ये किसमें हो गया, अग्रभाग में, ये मध्य भाग में हो गया और ये हो गया पश्च भाग में। अब सुनो, उ 2 स्वर है, उ जैसे इनका उच्चारण किया था, ये दोनों को दोनों उच्चारण करें तो जीवा का पिछला भाग उठाई देता है, तो उ और औ को पश्च भाग में, पिछले भाग में रख दिया गया था। इसके बाद जैसे री का उच्चारण करेंगे तो जीवा का अगला भाग उठेगा, इसीलिए री को भी कौन से, अग्र भाग में रख दिया गया। इसके बाद बात करें ए आई का उच्चारण करेंगे तो भी क्या होता है, जीवा का अगला भाग उठता है, तो ए और आई को भी किसमें शामिल कर दिया गया था, अग्रभाग में। तो जीवा के जो अग्रभाग होता है, इस अग्रभाग में कितने आ गए, कुल 5 स्वरों को शामिल कर दिया गया। तो ये 5 स्वर जो होते हैं ये अग्रभाग में आते हैं। अब सुनो, ए जो है ये केवल एकमात्र ऐसा स्वर है, एकमात्र ऐसा स्वर है जो जीवा की स्थिति में मध्य भाग में ही आता है, मध्य भाग में आएगा। और इसके अलावा जो सारे के सारे स्वर बच गए वो स्वर क्या हैं, बचे हुए स्वर किसमें आएंगे, पश्च भाग में। अगर आपसे ये पूछे कि जीवा की स्थिति के आधार पर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, जीवा का मध्य भाग, तो मध्य भाग होता है। ये केवल एक ही स्वर होता है। जो दोनों ये बच गए ओ और औ, इनको शामिल किसमें कर दिया गया था, ये पश्च भाग में, ओ और औ। तो जीवा की स्थिति के आधार पर जो पूछे अग्र भाग में कितने स्वर होते हैं, 5, मध्य भाग में कितने होते हैं, तो मध्य भाग में सिर्फ एक ही होता है। और तीसरा जो भाग है पश्च भाग, पश्च भाग में कितने हो गए, टोटल हो गए 5। इस प्रकार से कुल स्वर कितने हो गए थे, 11 हो गए। तो ये है जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रकार आता है इसका, अगला प्रकार मुखाकृति के, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब क्या हुआ दोस्तों, जो 11 स्वर थे, इन 11 स्वरों का जैसे हमने उच्चारण किया, उच्चारण करने से मुख के अंदर क्या हलचल होती है, वे जीवा मुख में ज्यादा उठ रही है या कम बीच की ओर रह रही है
जा मुख ज्यादा खुल रहा है, जा मुख कम खुल रहा है। इस आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो था स्वरों का वर्गीकरण। अब सुनो, जैसे मानो ये क्या है, हमारा मुख है, ये मुख की स्थिति। जैसे इन 11 स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख पूरा खुलेगा, कम खुलेगा, आधा खुलेगा, या आधा से कम, या आधा से ज्यादा खुलेगा। इस आधार पर क्या हुआ था, इन स्वरों का वर्गीकरण कर दिया गया 4 प्रकार से। और वो वर्गीकरण किया गया था, पहला जो था इसमें भाग में वो था संवृत, दूसरा जो था वो था विवृत, तीसरा जो था वो था अर्ध संवृत, और चौथा जो था वो था अर्ध विवृत। ये 4 क्यों किए गए, क्योंकि मुख कितना खुलता है, कितना खुलता है, इस आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो 4 प्रकार से किया गया था। पहला संवृत था, उसका बाद विवृत, तीसरा अर्ध संवृत, चौथा अर्ध विवृत। अब बात करें होता क्या है ये भी। सबसे पहले बात करें मुख की। जो हमारा मुख होता है, अंदर की स्थिति ये होती है इसकी। अब सुनो, जैसे ही 11 स्वरों का हमने उच्चारण किया, उन 11 स्वरों में कुछ एक स्वर होते हैं, वो क्या करेंगे, जैसे ही उच्चारण किया तो मुख क्या करेगा, सबसे कम खुलता है। जैसे ही उच्चारण किया तो मुख जो है वो सबसे क्या खुलेगा, कम। और जिस स्वरों में मुख सबसे कम खुला, उन स्वरों को क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। पहली तो ये बात। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात था कि जैसे ही कुछ एक स्वर ऐसे होती हैं जिनका उच्चारण किया, उच्चारण करने से और उच्चारण करते ही मुख जो था सबसे ज्यादा खुला, सबसे ज्यादा खुला, उसका नाम दे दिया गया विवृत स्वर, नाम दे दिया गया। ये 3 के प्रकार की बात करें, उसके बाद बात करेंगे भी आएंगे कौन कौन से, आगे बात करेंगे। सुनो, अब क्या हुआ कि कुछ एक स्वर बच गए। वो स्वर थे कि उनका जिसे हमने उच्चारण किया, उच्चारण करने से पर क्या था कि विवृत से कम मुख खुला, कम मुख खुला। वह जो अर्ध संवृत था, अर्ध संवृत, इससे मुख क्या खुला, ज्यादा। विवृत जो स्वर होते हैं उनसे मुख तो कम खुलेगा, जो अर्ध संवृत होते हैं उनसे मुख क्या खुलेगा, ज्यादा खुलेगा। उनको नाम दिया गया था, वो था अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर थे। अब लास्ट प्रकार बच गया कौन सा, अर्ध संवृत। सुनो भाई, जैसे ही हमने जो स्वर बचे उनका उच्चारण किया, उच्चारण करते ही जो मुख था संवृत से ज्यादा खुले। किससे, संवृत से ज्यादा खुले, संवृत से ज्यादा खुले। वह अर्ध विवृत से कम खुले, अर्ध विवृत से जो कम खुलते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अर्ध संवृत कहते हैं। ये देखो, ये थी इनकी परिभाषा। अब सुनो दोस्तों, आपको सीधा सीधा याद रखना है। सुनो, संवृत में जो होता है इसे में 25% या इससे कम मुख खुलेगा। फिर जैसे स्वरों को उच्चारण किया तो 25% से कम मुख खुलेगा, वो सारे सारे संवृत स्वर होंगे। दूसरी बात, जैसे ही स्वरों का उच्चारण किया, जो मुख जो था 100% खुल गया, 100% खुला, वो कौन से होंगे, विवृत स्वर होते हैं। अब सुनो, जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही कुछ स्वरों का हमने उच्चारण किया, उच्चारण करते ही 50% तक क्या मुख खुले,
वो सारे के सारे क्या होते हैं, अर्ध संवृत होते हैं। और 50 और 100 के बीच में जो मुख हमारा खुलता है, मुख खुलता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अर्धविवृत होते हैं। और अर्धविवृत में 75% मुख खुलता है। ये हो गया था परिभाषा। अब सुनो होते कौन कौन से हैं उनकी बात करें। पहला आता है संवृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा जो होता है वो होता है अर्ध विवृत, और चौथा जो होता है वो होता है विवृत स्वर। ये थे प्रकार। अब सुनो जो 11 स्वर थे वो कौन कौन से हैं। पहला है ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। देखो दोस्तों हमने बात की, जैसे मैंने उच्चारण किया किसका, ए का जिसे उच्चारण किया तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है कि ए, देखो जैसे ही मैंने क्या किया, मुख उच्चारण किया, मुख खोलते ही ए करते ही जीवा जो थी उससे क्या करेगी, बीच में रहेगी, और जो मुख खुलेगा वो 50% खुलता है। इसीलिए ए को किसमें शामिल करेंगे, अर्ध संवृत में शामिल करेंगे। तो ए किसमें आएगा, अर्ध संवृत में। अब सुनो दूसरा जो था आ, जैसे मैंने उच्चारण किया आ उच्चारण किया तो मुख कितना खुलेगा, 100%। मुख कितना, 100% खुलेगा। तो ये किस में आएगा, विवृत में आता है आ। उसके बाद सुनो मैंने बोला ई का जैसे उच्चारण किया तो मुख क्या है, कम, 25% से भी कम खुलता है। इसलिए इसको किस में शामिल करेंगे, संवृत में। उसके बाद ई का फिर उच्चारण किया तो भी मुख कितना खुला, 25%। उसके बाद ऊ और एक री, ये सारे के सारे किस में आएंगे, संवृत के अंदर आते हैं। क्यों आती हैं, जिसे इनका उच्चारण किया तो मुख कितना खुलेगा, 25% से भी कम खुलेगा। ठीक है। उसके बाद सुनो अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं वो सुनो भाई। अर्ध संवृत में 2 आएंगे इसके अंदर, एक आएगा ए, एक आएगा ओ। तो अर्ध संवृत में जो आता है, एक आता है ए और ओ, ये 2 आएंगे। क्यों आएंगे, जैसे इनका उच्चारण किया तो मुख कितना खुलेगा, 50% तक। अब सुनो अर्ध विवृत में कौन कौन से आएंगे, एक तो हो गया ए जो है अर्ध विवृत में आएगा, और दूसरा कौन बच गया, ऐ बच गया, औ बच गया। तो ऐ और औ ये सभी के सभी किस में आएंगे, अर्ध विवृत में आएंगे। तो ये क्या हो गया, संवृत में कितने हो गए, तो संवृत में संख्या हो गई 5। अर्ध संवृत में कितनी संख्या हो गई, तो इसमें होगी 2। अर्ध विवृत में कितनी होगी संख्या, 3। और विवृत में संख्या कितनी होगी, 1। तो ये थे मुख स्थिति या तालुक स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। इसका मतलब हो गया कि जैसे ही कुछ स्वरों का उच्चारण करेंगे वो कौन से, मुख से उच्चारण होंगे, या कुछ स्वर ऐसे होंगे जो क्या होंगे, नाक से उच्चारित होंगे। अब इस आधार पर क्या हुआ, इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग जो था निर्नुनासिक था। दूसरा जो था वो था अनुनासिक स्वर। अब सुनो
पहला जो प्रकार था निरनुनासिक, वो क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सभी स्वर होते हैं, कुल स्वर कितनी है 11, और जो 11 स्वर होते हैं वो 11 के 11 स्वर आपको बताया था स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ये मुख से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, कोई भी रुकावट इसके अंदर नहीं आती। इसीलिए सभी के सभी जो स्वर होते हैं, कौन के सभी के सभी स्वर, और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं निरनुनासिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये मुख से उच्चारित होते हैं, नाक का इसमें सहयोग नहीं लिया जाता और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अब सुनो, अनुनासिक में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, जो हमारे 11 स्वर हैं, कितने 11 स्वर, पहला है ए आ ई उ री, ए आई ओ और औ। ये जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों पर जैसे ही हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, ये सभी के सभी जो स्वर हैं ये किस में हो जाएंगे, अनुनासिक बन जाते हैं, अनुनासिक। अब देखो, जैसे हमने चंद्र बिंदु इस पे लगा दिया, चंद्र बिंदु लगाते ही इनका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होने लगता है, इसीलिए उन्हें किस में रखेंगे, अनुनासिक में रखेंगे। निरनुनासिक में जो उच्चारण होता है, मैंने बताया था इसका केवल मुख से ही उच्चारण होगा, मुख से। लेकिन जैसे ही हमने अनुनासिक स्वरों पर क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगाते ही ये सभी के सभी स्वर जो हैं ये किसमें, मुख व नासिका दोनों से उच्चारण होते हैं, इसीलिए इन स्वरों को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे मैंने ए पे चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये क्या है, अनुनासिक हो गया। आ पे चंद्र बिंदु, ई पे चंद्र बिंदु। अब देखो दोस्तों, जो स्वर जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इन दीर्घ स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो इस चांद को हटाकर केवल बिंदु लगाते हैं, ये चंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, इसका आप ध्यान रखना। तो इस ई पर केवल बिंदु ही लगाया जाएगा, न कि ये चांद इसके साथ में आएगा। ऊ पर चंद्र बिंदु, औ पर, री पर भी, ए पर भी, ये मात्रा आ गई तो इस पे केवल बिंदी का उपयोग किया जाएगा, चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये हमारे हो गए स्वर पूरे। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की, कि व्यंजन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं। स्वरों के बाद क्या आती है, व्यंजन। दोस्तों स्वर जो थे वो कैसे उच्चारण होते हैं, स्वर जो थे केवल स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं, उनमें किसी का भी सहयोग नहीं लिया जाता। लेकिन दोस्तों जो व्यंजन होते हैं, इन व्यंजन जो होते हैं इनका जो उच्चारण है वो क्या होता है, स्वरों के सहयोग से होता है, स्वरों के सहयोग से होता है। क्यों होता है, क्योंकि व्यंजन जो है कभी भी अकेले उच्चारण नहीं होते, इनमें स्वरों का सहयोग लिया ही जाता है और इसीलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों आपको पता है हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं और हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, इनकी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि स्वर तो पता है हमें 11 होते हैं। अब सुनो भी व्यंजन, तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33। सभी को पता है भी 33 होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं वो सुनो। हिंदी में जो 33 व्यंजन होते हैं, उन 33 व्यंजनों में पहला था कै से लेकर मैं तक जो होते हैं, कुल कितने, ये 25 व्यंजन होते हैं, कुल होते हैं 25 व्यंजन, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, तो ये हो गए। उसके बाद य, र, ल और व, 4 ये होते हैं। कितने होते हैं ये, 4, और इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अब दोस्तों इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इसकी बात करेंगे आगे। बस ये ध्यान रखना कि ये स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद तीसरा था स, श, स और है, ये कितने हो गए 4। इनको कहते हैं ऊष्मय व्यंजन। अब ऊष्मय क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे इनका उच्चारण करेंगे तो मुख की जो वायु थी वो गर्म होकर बाहर निकलती है, इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं, ऊष्मय व्यंजन कहते हैं। अब सुनो भाई, 25 4 29 और 4 33, तो ये कुल हो गए 33 व्यंजन। अब सुनो दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं 11। अगर पूछे आपको हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं तो आपको करना है 33। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे तो हिंदी की वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं तो आपको करना है 44 44। अगर दोस्तों आप पूछे हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं तो ये होते हैं 52 होते हैं, जिनकी बात करेंगे हम कल। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद।